आज हम देखने वाले हैं हिट द सेकंड चेज। दोस्तों, इस मूवी में एक बहुत ही खतरनाक और मिस्ट्री से भरे केस को सॉल्व किया जाएगा। कई बार आपको ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल जाएंगे जो कि मूवी को उतना ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि पूरी मूवी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मूवी की शुरुआत में राम नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो पूरा दिन काम करने के बाद थका हारा अपने घर पर आ जाता है ताकि अपनी पत्नी झांसी के साथ थोड़ा समय बिता पाए। लेकिन जैसे ही वो घर की अलमारी खोलता है, उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है जो छुप कर अंदर बैठा हुआ था। अब ये देखकर तो राम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ चुका था कि झांसी उसे धोखा दे रही है और किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। इससे उसे काफी बुरा भी लगता है। ऑफ कोर्स लगेगा यार। वो गुस्से में झांसी को घर से निकल जाने के लिए कह देता है, जिस पर झांसी कहती है, मैं यहाँ से चली तो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि किसी को भी इसके बारे में नहीं बताओगे, वरना मेरी आगे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेचारा राम झांसी को तो पसंद करता था और उसे बदनामी से बचाने के लिए, ये बात सभी से छुपाने के लिए वो मान भी जाता है, पर उसे क्या पता था ये उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। इधर झांसी घर से तो निकल जाती है, पर अगले ही दिन महिला मोर्चा संगठन में राम के खिलाफ शिकायत करके उसे पुलिस के हाथों पकड़वा देती है, क्योंकि उसने संगठन में ये बयान दर्ज करवाया था कि राम उसके साथ बिना उसकी मर्जी से संबंध बनाने की कोशिश करता है और जबरदस्ती करता है, उसे मारता है, पीटता है। इसलिए पुलिस वाले कुछ दिनों तक राम को जेल में बंद करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। लेकिन इससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, सोसाइटी में उसका नाम खराब हो जाता है, यहाँ तक कि कोई भी उसे इज्जत की नजरों से नहीं देखता, जिससे बेचारा राम शहर से दूर एक ट्री हाउस में आकर रहने लग जाता है। अगले सीन में हम कृष्णा नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो बीच के किनारे अपने कुत्ते के साथ घूम रहा होता है। तभी उसे डिपार्टमेंट से केस को सॉल्व करने का काम दिया जाता है, जिसमें बीच के किनारे एक आदमी की लाश मिली होती है। कृष्णा वहां पर आकर पास की जगह का एनालिसिस करता है जहां पर उसको लाश मिली होती है वहीं। फिर वो उसके बारे में पता लगाता है ताकि उसकी पहचान वालों को यहाँ पर बुलाया जाए और उनसे जानकारी निकाले जाए। तब जानकारी निकालने पर उसे उस आदमी के बड़े भाई का नंबर मिल जाता है, इसलिए वो उसे फोन करके भाई के बारे में बताता है। और ये सुनकर उस आदमी का बड़ा भाई तुरंत वहां पर पहुंच जाता है और रोना धोना शुरू कर देता है। लेकिन कृष्णा उसे दिलासा देने के बजाय उसे गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि उसने उसे बताया ही नहीं था कि आखिर कहां पर उसके छोटे भाई की लाश मिली है। और ये तो एग्जैक्ट उसी जगह पर आ गया है। इसका मतलब साफ है कि इसने ही अपने छोटे भाई को मारा होगा। अब वहां से कृष्णा अपने स्टेशन पर आता है, जहां आने के बाद उसकी मुलाकात नए डीजीपी से होती है, जो कृष्णा के एटीट्यूड की वजह से उसे ज्यादा पसंद नहीं करता। साथ ही कृष्णा की टीम में वर्षा नाम की एक लेडी ऑफिसर भी शामिल होती है, जिससे आज तक कृष्णा ने ठीक से बात तक नहीं की होती है। वो उससे हमेशा गुस्सा ही रहता है, क्योंकि एक बार हुआ यह था कि उसकी वजह से एक केस सॉल्व होते होते रह गया। अब इसके बाद कृष्णा वहां से अपनी गर्लफ्रेंड आर्या से मिलने के लिए आता है, और ये दोनों बता दूं आपको कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। अगले सीन में कृष्णा का दोस्त अभिषेक उसको एक केस के बारे में बताता है, जिसमें संजना नाम की लड़की को उसके ही ऑफिस में मार दिया गया है। इसलिए कृष्णा तुरंत उस केस को अपने अंडर में ले लेता है और संजना के ऑफिस जाता है। जहां आने के बाद उसे संजना की लाश दिखाई देती है, जिसकी बॉडी को कई टुकड़ों में काट दिया गया होता है। इतना ही नहीं, उसकी गर्दन पर दांतों के भी निशान होते हैं, साथ ही वहां किलर का फुटप्रिंट भी मौजूद होता है। कृष्णा जब ऑफिस के स्टाफ से बात करता है तो उसे ये पता चलता है कि संजना बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो ज्यादातर ओवर टाइम भी किया करती थी ताकि अपना काम अच्छे से कर पाए। अगले दिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से कृष्णा को एक शॉकिंग जानकारी मिलती है कि संजना की लाश के पास मिले बॉडी पार्ट्स उसके नहीं बल्कि दो अलग अलग लड़कियों के हैं। उन पार्ट्स में सिर्फ सर ही संजना का था। इसका मतलब साफ है कि किलर ने संजना के अलावा भी और लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। साथ ही गर्दन पर मिले दांतों के निशान से ये पता चलता है कि किलर का एक दांत एक्स्ट्रा है। अब कृष्णा अपनी टीम के साथ संजना की रूममेट रजिता के पास आता है, जिससे कृष्णा को ये पता चलता है कि संजना अक्सर एक क्लब जाया करती थी। वहां वो किससे मिलती थी इसके बारे में तो उसको कोई जानकारी नहीं मिलती। इसलिए कृष्णा क्लब के सभी स्टाफ के जूते और उनके दांतों को चेक कराता है, लेकिन वहां पर उसे एक्स्ट्रा दांत वाला कोई भी बंदा नहीं मिलता। अब कृष्णा संजना के गांव आकर उसके परिवार को उसकी मृत्यु की दुखद खबर सुनाता है। ये सुनकर संजना के पिता तो टूट ही जाते हैं और कृष्णा से विनती करते हैं कि कम से कम मेरी बेटी के बचे हुए पार्ट्स को तो ढूंढ लो ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कर पाए। तो वहीं कृष्णा जब संजना के घर को चेक कर रहा होता है तो उसे संजना के दोस्तों की ग्रुप फोटो दिखाई देती है, जिसमें राघव नाम के एक लड़के का एक्स्ट्रा दांत होता है। अब कृष्णा को लगता है कि हो ना हो राघव ही वो बंदा हो जिसने संजना को मारा। तो कृष्णा राघव के घर जाता है। वहां आने पर उसे राघव तो नहीं पर उसके जूते जरूर मिल जाते हैं। इसलिए कृष्णा उन जूतों को ही फॉरेंसिक लैब भिजवाकर राघव के ठिकानों पर छापा मारना शुरू कर देता है ताकि किसी भी तरह उसको ढूंढ निकाले। इसके बारे में जब राघव के पिता को पता चलता है तो वो तुरंत अपने बेटे को सतर्क कर देता है कि पुलिस कभी भी तुमको ढूंढ सकती है, इसलिए तुरंत किसी सेफ जगह पर पहुंच जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो कहीं जाता,
कृष्णा उसको पकड़ लेता है, जहां दोनों के बीच काफी भागा दौड़ी भी होती है। पर आखिरकार कृष्णा राघव को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आ ही जाता है, जहां वो सबसे पहले उससे पूछता है कि जब संजना की मृत्यु हुई तो तुम कहां पर थे, जल्दी बताओ। राघव कहता है, मैं उस टाइम दूसरे शहर में था, तो भला मैं संजना को कैसे मार सकता हूँ, पर मैं दूसरे शहर क्यों गया था इस बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब कृष्णा के उसे काफी ज्यादा मारने पीटने पर भी राघव उसे ये नहीं बताता कि वो आखिर दूसरे शहर गया क्यों था। वहीं दिखाते हैं तो जूते की फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चल जाता है कि ये वही जूते हैं जिनका फुटप्रिंट संजना की लाश के पास मिला है। अब डीजीपी कृष्णा के पास आकर कहता है कि वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, 2 दिन के अंदर ही अंदर संजना के हत्यारे को ढूंढ निकाला, इसलिए अब इस केस को बंद करने का टाइम आ चुका है। अब कृष्णा कहता है कि अभी हम कैसे इस केस को बंद कर सकते हैं सर, संजना के पास जो बाकी लड़कियों के बॉडी पार्ट्स मिले हैं उनके बारे में भी तो जानकारी निकालनी है। डीजीपी कहता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास सिर्फ संजना का केस आया था जिसका हत्यारा राघव है और वो पकड़ा गया। अब तुम्हें इस केस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे की चीजें मैं खुद संभाल लूंगा। अब राघव को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां राघव यही कहता है कि जब संजना की हत्या हुई उस रात मैं शहर में मौजूद ही नहीं था, मैं दूसरे शहर गया हुआ था, तो मैं उसकी हत्या कैसे कर सकता हूँ। लेकिन सबूत के हिसाब से कोर्ट भी राघव को ही अपराधी मान रही होती है। साथ ही राघव के खिलाफ पूरे शहर के लोग मोर्चा निकाल लेते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब इस हंगामे को देखते हुए सीएम एक पुलिस ऑफिसर को आदेश देता है कि मौका देखकर राघव का एनकाउंटर कर दो, ताकि ये जो भी है ये सरदर्द खत्म हो जाए। उसी रात कोई अनजान इंसान कृष्णा को एक वीडियो का लिंक सेंड करता है, जो कि एक व्लॉग वीडियो है। उस वीडियो को दूसरे शहर से रिकॉर्ड किया गया था। उस व्लॉग वीडियो के बैकग्राउंड में राघव साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो किसी लड़की के साथ होता है। और ये देखकर कृष्णा हैरान रह जाता है। तब उसे समझ में आता है कि राघव असली किलर नहीं है, और राघव जो ये नहीं बता रहा था कि वो दूसरे शहर क्यों गया था, उसका कारण था वो लड़की। क्योंकि राघव शादीशुदा है, लेकिन दूसरे शहर में उसके गर्लफ्रेंड भी है, और वो इसीलिए नहीं बता रहा था क्योंकि अगर उसकी पत्नी को पता चलेगा तो फिर रिश्ते खराब हो जाएंगे, इसलिए उसने इस बारे में कृष्णा को नहीं बताया। अब कुछ टाइम के बाद कृष्णा को ये पता चल जाता है कि कुछ पुलिस वाले राघव का एनकाउंटर करने उसे अपने साथ लेकर गए हैं। इसलिए कृष्णा तुरंत अपने एक साथी के जरिए ये न्यूज लीक करवा देता है कि राघव का एनकाउंटर करने का आदेश मिला है, लेकिन ये किसने दिया इसका पता लगाने की कोशिश जारी है। अब ये देखकर तो सीएम परेशान हो जाता है और तुरंत राघव का एनकाउंटर रुकवा देता है कि कहीं वो इसमें फंस न जाए। अब इसके बाद राघव को फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वहां आने के बाद राघव खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है, जिस वजह से पूरे शहर के लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि अच्छा हुआ राघव मारा गया। लेकिन इससे कृष्णा को काफी बुरा लगता है कि उसकी वजह से बेचारे राघव ने अपनी जान दे दी, जबकि वो किलर नहीं है और असली किलर अभी भी खुलेआम घूम रहा है। अगले सीन में कृष्णा को उसकी गाड़ी पर रजिता की फोटो लगी मिलती है, जिस पर मार्क बनाया गया था, यानी कि ये फोटो किलर ने यहाँ पर रखी होगी। किलर ये बताना चाह रहा है कि अगला शिकार रजिता होने वाली है। इसलिए कृष्णा तुरंत रजिता के घर पर जाता है, जहां भाग्य से वो सुरक्षित होती है। वहीं उसका बॉयफ्रेंड कुमार भी होता है, इसलिए कृष्णा उससे कहता है कि कुछ दिन तुम रजिता के साथ रहो, क्योंकि इसकी जान को खतरा है। अब ये सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं। इसके बाद जब कृष्णा घर से बाहर आता है, तब उसे गाड़ी पर रचिता की जगह आर्य की फोटो पर मार्क लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे जाहिर है किलर नहीं रखा होगा। अब ये देखकर कृष्णा दोबारा घबरा जाता है कि किलर कहीं अब आर्या को ना मार दे। लेकिन जब वो घर जाता है तो आर्या भी उसको सेफ दिखाई देती है, लेकिन कृष्णा को उसके बाथरूम में चिड़िया का दिमाग लिखा दिखता है। क्योंकि एक बार हुआ ये था कि कृष्णा ने किलर के बारे में बताते हुए न्यूज में ये कहा था कि किलर का दिमाग चिड़िया के जैसा होता है, 5 ही मिनट्स काफी उसे पकड़ने के लिए। और यही बात किलर के ईगो को हर्ट कर गई, इसलिए वो कृष्णा को दिखाना चाहता है कि चिड़िया के दिमाग वाला बंदा आखिर कर क्या सकता है। अगले सीन में कृष्णा वर्षा के साथ एक क्लब आता है, जहां अंदर जाने से पहले स्टाफ सभी के हाथों पर एक ट्रांसपेरेंट मार्क चेक करते हैं, जो कि उनके मेंबरशिप को बताता है कि उनके पास क्लब के अंदर आने की मेंबरशिप है। तब कृष्णा को पता चलता है कि जो हाथ उसे संजना की गर्दन के साथ मिला था, उस पर भी ठीक ऐसा ही ट्रांसपेरेंट मार्क लगा हुआ था। इसका मतलब साफ है कि उस लड़की के पास भी इस क्लब की मेंबरशिप रही होगी। तो क्लब के ओनर से सारे मेंबर्स के डाटा निकालने के लिए कृष्णा को तान्या नाम की लड़की के बारे में पता चलता है, जो काफी दिनों से लापता है। और तान्या वही लड़की है जिसके हाथ संजना की गर्दन के पास मिले थे। अब आर्या को जब तान्या के बारे में पता चलता है, तो वो कहती है कृष्णा से कि तान्या को तो मैं जानती हूँ, वो मेरी महिला मोर्चा संगठन की एक मेंबर थी। इसलिए कृष्णा उस संगठन में आता है, जहां से उसको ये पता चलता है कि कुछ दिन पहले पूजा नाम की एक लड़की की भी हत्या कर दी गई थी, और उसकी बॉडी भी उसी शहर में मिली थी जहां संजना रहती थी। इस वजह से कृष्णा को समझ में आ जाता है कि हो ना हो इन तीनों लड़कियों को मारने वाला एक ही किलर है, क्योंकि कृष्णा को संजना की गर्दन के साथ वहां 2 और लड़कियों का हाथ और पैर मिला था, जो कि तान्या और पूजा का ही था। अब कृष्णा महिला मोर्चा संगठन के हेड से मिलता है, जहां से उसे झांसी के बारे में पता चलता है कि कुछ सालों पहले झांसी यहाँ की हेड थी, पर किसी कारण से उसकी मौत हो गई। इसका पता नहीं चल पाया कि आखिर उसकी मौत नेचुरल थी या उसे मारा गया था। और दोस्तों, ये वही मूवी की शुरुआत वाली झांसी है, जिसने राम को धोखा देकर उस पर झूठा आरोप देकर उसे फंसा दिया था। अब कृष्णा झांसी के घर पर जाता है, जहाँ कोई नहीं होता, पर वहां उसे झांसी के बेटे की बनाई हुई दीवारों पर कुछ स्केचेस दिखाई देते हैं, जिसमें उसने ये बताया होता है कि उसकी माँ एक शैतान है। उसकी माँ ने उसे उसके पिता से दूर कर दिया, और दूर होने की वजह से उसके पिता की जान चली गई। तभी वहां पर बने हुए ट्री हाउस जिसमें राम रहता था,
उसे कोई जलाकर भाग जाता है। अब घर आने पर कृष्णा को आर्या कहीं दिखाई नहीं देती क्योंकि किलर उसे अपने साथ लेकर चला गया है। ये देखकर कृष्णा एकदम उदास और गुस्सा भी हो जाता है। अब कृष्णा उन सारे न्यूज़पेपर्स को मंगवाता है जिसमें राम के बेटे ने अपने पिता की फोटो ऐड करवाई थी, श्रद्धांजलि की तरह, लेकिन वहां उसका नाम और एड्रेस नहीं होता। लेकिन कृष्णा को यह बात अजीब लगती है कि हर श्रद्धांजलि वाले ऐड के पास फ्री डेंटल कैंप का भी ऐड होता है और उस कैंप का लोगो सेम वैसा ही बना होता है जैसा कृष्णा ने राम के ट्री हाउस में देखा था। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि संजना और तान्या भी अपने दांतों पर ब्रेसेस लगाया करते थे, तो हो ना हो वो किलर वही डेंटिस्ट होगा जो आर्या को भी अपने साथ लेकर गया है। फिर वो जब आर्या की डायरी देखता है तो उसे पता चलता है कि आर्या भी अपने दांतों का चेकअप करवाने उसी कैंप वाले डेंटिस्ट के पास गई थी, जिससे उसे उस डेंटिस्ट का क्लिनिक एड्रेस मिल जाता है। तब कृष्णा को यह पता चलता है कि किलर वही डेंटिस्ट है जिसने नकली दांत का इस्तेमाल करके राघव को फंसाया और तीनों लड़कियों को मारने के बाद मुझे चैलेंज करते हुए आर्या को भी अपने साथ लेकर चला गया है। अब उस क्लिनिक पर आने के बाद कृष्णा को वहां राम की फोटो दिखाई देती है, यानी कि वो डेंटिस्ट राम का ही बेटा है। साथ ही वहां कृष्णा को दीवारों के अंदर और भी कई लोगों का शव मिलता है जिन्हें डेंटिस्ट ने मारकर यहाँ छुपाया हुआ है। तभी वो डेंटिस्ट वहां कर कृष्णा पर हमला कर देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रजिता का बॉयफ्रेंड कुमार है। उसी ने महिला मोर्चा संगठन की सारी महिलाओं को मारना शुरू किया क्योंकि उन्हीं महिलाओं की वजह से उसके पिता ने खुद की जान ली थी, जिस वजह से उसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। और तब देखते देखते कृष्णा और कुमार के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन आखिरकार कृष्णा अपने कुत्ते की मदद से कुमार को मारने में कामयाब हो ही जाता है और उस किलर के मरते ही उन सारी लड़कियों को मिल जाता है इंसाफ जिसे उसने मारा था। अब मूवी के आखिर सीन में हम कृष्णा और आर्या की शादी का समारोह देखते हैं। तभी वहां पर अर्जुन नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कृष्णा को शादी की बधाई देने आया था। साथ ही हमें यहाँ इस मूवी के अगले पार्ट का हिंट भी दिया जाता है कि जल्द ही तीसरा पार्ट रिलीज किया जाएगा जिसमें हीरो अर्जुन होगा जो उस पार्ट के केस को सॉल्व करेगा। और इसी सीन के साथ ये मूवी दोस्तों यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।